अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जो लोग अभी अभी चैनल पर आए हैं और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए। चलते हैं, नॉवेल को शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से। ज़ाकवान जतोई अपने मखसूस मगरूर लहजे में अनायशा के सर पर बम फोड़ता उसकी जानिब रुख मोड़ गया था। अनायशा ने फटी फटी आंखों से इस घमंडी शहजादी को देखा था जिसका अंदाज उसके लिए काफी हकारत लिए हुए था। अनायशा को एकदम इस शख्स से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जैसे अपनी इस रियासत का कुछ ज्यादा ही गुरूर था। ये किस रुखसती की बात कर रहा था? अनायशा बुरी तरह उलझ चुकी थी। इससे पहले कि वो ज़कवान से कुछ पूछती, उसी लम्हे दो मुलाजमाएं अंदर दाखिल हुई थी जो भारी भरकम लिबास पहने अपने इलाकाई हुलियों में मलबूस थी। मगर ये अनायशा ने कुछ कहना चाहा था मगर ज़कवान की बात ने उसे बीच में ही खामोश करवा दिया था। इन्हें ले जाएं और सरदार ज़ाकवान जतोई की दुल्हन के मयार के मुताबिक तैयार कर दें। ज़ाकवान के कहने पर मुलाजमाएं सर अस्बात में हिलाती अनायशा को जानिब बढ़ी थी। व्हाट रबिश, ये सब क्या मजाक है? रुखसती कैसी, जब मेरा किसी से निकाह हुआ ही नहीं। मुझे इस गांव की आम सी लड़की समझने की गलती मत करो मिस्टर सरदार, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। अनायशा मुलाजमा के हाथ अपने बाजू से दूर झटकती गुस्से भरी लहजे में ज़कवान पर चिल्लाई थी। ज़कवान ने सपाट चेहरे के साथ एक नज़र अपनी तरफ उठी उसकी उंगली की जानिब देखा था। और अगले ही लम्हे उसकी उसी उंगली को अपनी उंगली में कैद करके अपनी जानिब खींच लिया था। अनायशा उसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके हाथ से शॉल छूटकर जमीन बोस हो चुकी थी। हमेशा दुपट्टे की परवाह ना करने वाली इस वक्त मुकाबिल के सामने चादर गिर जाने के एहसास से कांप उठी थी। सरदार ज़ाकवान जतुई की निगाहों में कुछ ऐसा था जो अनायशा को बुरी तरह पिज़ल कर रहा था। अपनी मर्जी के खिलाफ चाहने वालों का मुंह तोड़ देने वाली इस वक्त चाहने के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रही थी। जितने आराम से मेरी बातों पर अमल करेंगी आपके लिए उतना अच्छा होगा। और नेक्स्ट, मुझसे बात करते अपनी लहजा दुरुस्त रखिएगा सरदारनी साहिबा, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। ज़कवान ने उसके गुलाबी गालों को अपने हाथ की पुश्त से छूते धमकी भरे दबे दबे लहजे में वार्न किया था, जबकि अनायशा ने उसके इस दीदा दिलेरी पर अपने करीब आने पर ही शौक हो चुकी थी। जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। ये यहाँ का कोई अनपढ़ जाहिल सरदार नहीं था। अनायशा को महसूस हो रहा था कि कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में वो लाइल्म है। उसकी मामा का यूं सख्ती से यहाँ आने से रोकना और उसके दुधियाल वालों से शदीद नफरत, वो अपने दिमाग में उलझती गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रही थी। वहीं सरदार ज़ाकवान जतुई के अगले अमल पर उसकी आंखें मजीद फटी थी, जिसने उसके आगे झुककर उसकी शॉल जमीन से उठाते वापस अच्छी तरह से उसे उड़ाई थी। 60 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा टाइम लेना तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। एक बार फिर अनायशा ने गुस्से से फूली लाल गालों को उंगली के पूरों से छूते वो वहां से निकल गया था। शायद इस सरदार को अपनी बिगड़ी सरदारनी के ये रूई जैसे गाल बहुत पसंद आए थे। उसके निकलते ही अनायशा ने सख्ती से अपने गालों को रगड़ दे इस इंतहाई नापसंदीगी शख्स के लम्स से पाक करना चाहा था। वाह, कमाल कर दिया तुमने। मैं तो तुम्हें काफी अक्लमंद समझने लगा था, मगर निकली ना तुम वही एक बेवकूफ का मकल औरत। जैसे किसी बात की कोई समझ बूझ नहीं है। अपनी इकलौती बेटी को उठाकर अपने और हमारे जानी दुश्मन के झूले में डाल दिया तुमने। हम पर जरा भी एतबार नहीं था कि एक बार अनायशा बेटी के यहाँ आने की खबर कर देती। महनाज बेगम के बड़े भाई फहीम खान उन पर बुरी तरह बरस रहे थे। उन्हें जैसे ही अनायशा के यहाँ आने की खबर मिली, उसके सरदार ज़ाकवान जतोई के हत्थे चढ़ने की खबर मिली थी, उन्होंने फौरन कॉल करके अपनी बहन को बुरी तरह लताड़ा था, जो अपना गुस्सा बाहर होने और अपना
एक बिजनेस अंपायर खड़ा कर लेने के बावजूद उनके रोब में थी, जबकि महनाज बेगम तो ये खबर सुनकर ही कुर्सी पर ढह गई थी। अब वो अपनी मासूम बेटी को भला वहां से कैसे निकालेगी? वो इन बेहस एहसास से आरी पत्थर दिल और जालिम लोगों के हवाले नहीं करना चाहती थी अपनी बेटी को, मगर उनके अपने अनायशा को जाने देने वाली छोटी सी गलत फैसले ने उन्हें इतने बड़े नुकसान से दो चार कर दिया था। मुझे लगा जवान को पता नहीं चलेगा। बड़े भाई की बुरी तरह जरा करने पर वो होली से मुझको बड़बड़ाई थी। तुम अच्छे से जानते हो, बोलान में उस सरदार की मर्जी के बगैर कोई आ जा नहीं सकता। फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो अनायशा की आमद से बेखबर रहेगा? तुम्हें लगता है अब अनायशा को वापस हमारे पास आने देगा? रुखसती का रुखसती का हुक्म दे चुका है वो। जतोई हवेली में बजती शादी की शहनाइयों की आवाज यहाँ तक आ रही है। फहीम खान का बीपी शदीद गुस्से के आलम में बुरी तरह शूट हो चुका था। एक बार फिर सरदार ज़ाकुआन जतोई से मिलने वाली हार बहुत कारी साबित हो रही थी खान कबीले वालों पर, जो हमेशा ऐसे ही पुरसकून रहकर चाल चलते उनको खून के घूंट पीने पर मजबूर कर देता। वसी और इस रकबे पर फैली खान हवेली, जिसका सुरमई रंग हर एक की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाने की सलाहियत रखता था, ये बोलान के एक गांव में वाक़ थी, जो जतोई हवेली के बिल्कुल मुखालिफ समत था। खानों की ये हवेली बाकी बहुत से मामलात के साथ साथ शान और शौकत में भी जतोई हवेली से काफ़ी कम थी, लेकिन इस हवेली में बसने वाले मकीन खुद को किसी कीमत पर जतोई हवेली वालों से कम तसव्वुर नहीं करते थे। हर मामले में दोनों के दरमियान मुखालफत होना लाजिम थी। उनका बस नहीं चलता था कि कुछ भी करके जतोई खानदान से ये यहाँ की सदारती कुर्सी छीन ले, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिल पाया था उन्हें। उनकी सारी उम्मीदें सरदार ज़ाकुआन जतोई की मनहूआ और उनकी इकलौती भांजी पर लगी थी, जिससे मोहरा बनाकर वो ज़ाकुआन को अच्छे से धूल चटा सकते थे, मगर यहाँ तो उनकी अपनी बहन और भांजी बेवकूफ़ी ने उन्हें मात दे दी थी। फहीम खान हवेली के साथ साथ अपने गुस्से में आए इलाके के सरपंच थे। खान अपने हिस्से में आए इलाके के सरपंच थे। खान हवेली में 3 खानदान आबाद थे। फहीम खान, उनकी बीवी नसीमा बेगम और 3 बच्चे, जमान, फिजा और अली। दूसरे नंबर पर उनकी बहन हमीदा बेगम थी। शौहर जाहिद खान के बैरून मुल्क शौहर जाहिद खान बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से वो अपने 2 बच्चों फैज़ान और नीलम के साथ खान हवेली में ही ज़्यादातर पाई जाती थी। तीसरा नंबर गुलरेज खान का था, जिनकी बीवी के बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। उनका एक ही बेटा था जाबिर खान, जिसका काम हर दूसरे तीसरे दिन गांव में कोई न कोई फसाद कर देना था। महनाज बेगम बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। कमाल जतोई से की मोहब्बत की शादी उन्हें अपने भाइयों की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा था, मगर फिर भी बहुत मुश्किलों से उन्हें मनाने में कामयाब हो गई। या फिर शायद जतोई हवेली में अपनी बहन को भेजने के पीछे उनका भी कोई मकसद था। जैसे महनाज बेगम ने वहां से फरार होकर कमाल जतोई और उनके सरदार की बेइज्जती करवाकर काफ़ी हद तक पूरा भी कर दिया था, मगर फ़हीम खान और बाकी सब सिर्फ उन्हें बदनाम ही करना चाहते थे, बल्कि उनसे शाही कुर्सी छीनकर हर तरफ अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे। अब तक के चलाए सारे तीर ज़ाया ही हो गए थे। उनकी सारी उम्मीदें का दारो मदार उनकी भाजी अनायशा आज़म खान थी, जिसका रहन सहन और पहनावा उन्हें एक आंख नहीं बाता था। उन पर होता तो अपने घर की औरतों की तरह अनायशा को भी इन ऊंची ऊंची दीवारों वाली खान हवेली में कैद कर देते, मगर सरदार ज़ाकुआन को ठिकाने लगाने की खातिर वो अपनी बहन और भांजी की ये सारी मनमानियां खुले दिल से बर्दाश्त कर रहे थे। जतोई हवेली में इस वक्त पूरी तरह हलचल मच चुकी थी। सब खवातीन तक अनायशा की आमद और अचानक वकूअ पजीर होने वाली रुखसती की खबर पहुंच चुकी थी। सभी अनायशा को मिलने और देखने को बेताब थी, मगर सफीना जतोई की जानिब से इस बात का हुक्म अभी किसी को नहीं मिला था। सफीना जतोई समेत किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अनायशा यूं अचानक भी आ सकती है और ज़ाकुआन जतोई अपनी रुखसती के हवाले से ऐसा गैर मुतवक्का फैसला दे सकता है। खैर, ज़ाकुआन जतोई के फैसले हमेशा ऐसे ही गैर मुतवक्का होते थे। हर गुजरते लम्हे के साथ जतोई हवेली
कि ज़नान खाने में मौजूद ख़वातीन का इश्तियाक बढ़ रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेहमान खाने में ठहरी अपनी सरदारनी का दीदार कर ले, मगर सफ़ीना जतोई के हुक्म को टालने की जुर्रत किसी में नहीं थी। साईं ने उस लड़की को इतना छुपा कर क्यों रखा है? उनके मयार पर पूरा उतरती भी है या नहीं? वैसे साईं को वो नाज़िबा लिबास पहनने वाली मॉडर्न लड़कियां कहाँ पसंद होगी? उन्हें तो खौला जैसी ढकी छुपी रहने वाली लड़कियां पसंद है। ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी ये लड़की हमारी साईं के साथ। हवेली की ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी थी जिनको अनायशा के यहाँ आने और रुखसती की खबर सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, जिसमें सरे फहरस्त गुलनाज बेगम थी, जो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के हवाले से ज़कवान की ख्वाहिशमंद थी। और ये तब ही मुमकिन हो सकता था जब अनायशा इस हवेली से रुखसत होकर ना आती। खौला ये खबर मिलते ही हवेली पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे की उड़ी रंगत वाज़ेह थी। उन सब में एक शमीम जतोई ही थी जो बेपनाह खुश थी। सफ़ीना जतोई समेत बाकी सब के चेहरे के तासुरात उन्हें बहुत मज़ा दे रहे थे। उनकी पोती ने आते साथ ही सबके छक्के छुड़ा दिए थे। कुछ तो ख़ास है ही सही मेरी पोती में, जो सरदार साईं ने एक नज़र देखते ही रुखसती का फैसला कर लिया। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि अनायशा ने जो शॉल ओढ़ी थी वो सरदार साईं की ही थी। बल्कि सच आप सब ने तो अपनी आंखों से देखा भी। लगता है दोनों को पहले मुलाकात हो चुकी है। हमेशा सबके तंज के तीर आराम से सुनने वाली शमीम जतोई ने बहुत ही तहम्मुल से बोलते उन सबके जख्मों पर मजीद नमक पाशी कर दी थी। खौला तो अचानक हुए इन इंकशाफात पर बिल्कुल जर्द हो चुकी थी। उसकी जानिब तो आज तक ज़कवान ने देखा तक नहीं था। शॉल देना तो नामुमकिन सी बात थी, और खास से ज़्यादा कुछ फहमियाँ पालना इंसान को अपने लिए तकलीफ का बायस बनता है। मैं अपनी पोते की सोच से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। वो एक घर से भागी हुई औरत की बेटी को यहाँ की सरदारनी तो क्या, बीवी का दर्जा देने के हक में भी नहीं है। सफ़ीना जतोई और शमीम जतोई की बात इंतहाई नागवार गुजरी थी, इसीलिए हमेशा की तरह महनाज बेगम का हवाला देते उन्हें खामोश करवा दिया था। शमीम जतोई के पास भी तब तक इन तानों का कोई जवाब नहीं था जब तक वो अपनी पोती से ना मिल लेती। वो मोबाइल कान से लगाए कमरे में इधर उधर टहलती मुसलसल फ़ोन मिलाने में मसरूफ़ थी, मगर स्क्रीन पर आखिरी सांसें लेते सिग्नल्स देख उसकी आंखों में नमी उतरी थी। या खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था इस मनहूस जगह पर आने का, और इस अक्खड़ दिमाग सरदार से टकराने का। अब मैं क्या करूँगी? वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़े बेबसी से बोली। जब उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, 3-4 मुलाजमाएं हाथों में बड़े बड़े थाल उठाए अंदर दाखिल हुई थी। अनायशा ने उन्हें बहुत ऐसे घूरा था जैसे अभी आंखों ही कच्चा निगल जाएगी। उन सब ने भारी भरकम बलोची ड्रेसेस के साथ लंबे लंबे घूंघट ले रखे थे। अनायशा को तो उन्हें देखकर ही कुफत हो रही थी। वो तो ये भी पहनकर बेहोश हुई हो जाती। सरदारनी साईं, बड़ी बीबी साईं का हुक्म है कि आप ये सब पहनकर तैयार हो जाएं। अभी थोड़ी देर बाद आपकी सरदार साईं के साथ रुखसती की रस्म करनी है। बड़ा सा घूंघट लिए एक मुलाजमा सर झुकाए बोलती हवेली की बड़ी मालकिन का पैगाम दे गई थी, जिसे सुनकर अनायशा मजीद आग बगौला हो गई। ये सब भी उठाओ और अपने उस बददिमाग सरदार के मुंह पर मार कर आओ। ये ना ही मैं उसकी बीवी हूँ और ना ही उसके साथ रुखसती होगी मेरी। अनायशा ऊंची आवाज में चिल्लाई थी जब उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुलने पर कोई अंदर दाखिल हुआ था। सरदार जाकवान जतोई को वहां आता देख अनायशा का दिल धक से रह गया था। उस रोबदार शख्सियत के मालिक शख्स को देख कुछ लम्हों पहले उसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बैठ गई थी। स्याह कल्फ लगी शलवार कमीज में क्रीम कलर की शाल शानों पर डाले, मजबूत कलाइयों में ब्रांडेड घड़ी पहने, चौड़ा सीना, मजबूत कदोकामत, घनी स्याह मूछें और वजीह तने नखोश लिए, वो अपने सहर अंगेज पर्सनैलिटी के साथ अनायशा को खुद पर हावी होता महसूस हुआ था। सरदार जाकवान जतोई के आते ही दोनों मुलाजमाएं वैसे ही सर झुकाए बाहर निकल गई थी। अनायशा ने अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाने दर्जीदा निगाहों से उन्हें जाते देखा था। सरदार जाकवान ने कड़ी निगाहों से अनायशा के हुलिये को घूरा। चुस्त स्याह पैंट और वाइट टी शर्ट में बिना दुपट्टे के स्याह बाल
खुले छोड़े वो कहीं से भी बलोच कबीले की सरदारनी मालूम नहीं हो रही थी। वो मजबूत कदम उठाता उसके बेहद करीब आन खड़ा हुआ था। अनायशा को उसकी वहशतनाक खामोशी ज्यादा खौफजदा कर रही थी। उसने पीछे होना चाहा जब सरदार जाकुआन ने उसकी नाजुक कमर को अपने कमर में अपने बाजू हमायल करते उसे अपनी जानिब खींच लिया था। सरदारनी साहिबा, जब आप जानती है कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तो ये सारा तमाशा क्यों कर रखा है? जानती भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? उसके चेहरे के करीब झुकते सरदार जाकुआन ने सरगोशी नुमा अंदाज में उसे वार्न करते अपनी गर्म सांसों से उसका चेहरा झुलसा कर रख दिया था। अनायशा उसके अंदाज पर जी जान से लरज उठी थी। उसने दूर जाना चाहा मगर जकवान उसकी मज़ामत की तमाम राहें मसदूद कर गया था। मैं आपकी सरदारनी नहीं हूँ। देखें, आप मुझे पढ़े लिखे समझदार इंसान लगते हैं। यूं किसी को भी ज़बरदस्ती करना शुरू शरअन और कानूनन जुर्म है। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, भला आपकी बीवी कैसे हो सकती हूँ? अनायशा ने हमेशा न्यूज़ में ही ऐसे जालिम और जाबिर वडोरों के बारे में सुना था जिनकी खबरों को वो अक्सर तो झूठ मानती थी, मगर आज अपने साथ ये सब होता देख सोचते समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। सामने खड़े शख्स की रोबदार पर्सनैलिटी के आगे वो बहुत मुश्किल से ही तहम्मुल का मुजाहरा करते ये अल्फाज अदा कर पाई। अपनी बात के जवाब में उसे ज़ाकुआन के चेहरे पर एक तंजिया तासुर नजर आया। उसी की स्याह मकनातीसी आंखें अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई। उसने बिना कुछ बोले मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। अनायशा उसकी गिरफ्त से निकलने की सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद नाकाम थी। उसकी आंखों में बेबसी के एहसास से नमी भर गई थी, मगर सामने खड़ा शख्स उस पर रहम करने के मूड में नहीं था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी दुश्मनी में अपनी बेटी से निकालोगी। उसे अपने शौहर के बारे में आगाह ना करके तुमने उसी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। अभी थोड़ी देर में हमारी रुखसती है। अपनी बेटी को सारी हकीकत से आगाह कर दो, वरना मसाइल तुम्हारी बेटी के लिए ही बढ़ेंगे। और हाँ, अपनी बेटी के सामने मेरे लिए अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना। ये जितनी मुझसे नफरत करेगी, अजियत में खुद ही रहेगी, क्योंकि अब मेरी कैद से इसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। जाकुआन अनायशा पर नजरें गाड़े महनाज बेगम को वार्न करता फोन अनायशा की जानिब बढ़ा था। उसे अपने हिसार से आज़ाद कर दिया था। अनायशा ने झपटने के से अंदाज में उससे मोबाइल लेते दूर होना चाहा था जब अचानक बालों में खिंचाव पर उसने कड़ाहते पलट कर तल्खी आमिज़ निगाहों से जाकुआन की जानिब देखा था। अभी चंद ही लम्हों में वो इस शख्स से शदीद नफरत करने लग गई थी। उसे लगा था कि इस बगड़े जालिम वडेरी ने उसके बाल पकड़े हैं, मगर अपने बालों की चंद ललटें उसके गरेबान के बटनों में उलझी देख अनायशा के चेहरे की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ था। लेकिन इस शख्स पर गुजरे चंद लम्हों में उसे इतना गुस्सा आया था कि वो मजीद उसके करीब रहता कतई पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उसने बालों को एक ही झटके से पीछे खींच लिया था, जिसके नतीजे में कई बाल टूटकर जकवान के बटन में ही उलझ कर रह गई थी। जकवान ने खामोश निगाहों से अपनी सरदारनी का ये एटीट्यूड देखा था, जिसके अंदाज में नापसंदीदगी झलक वाज़ेह थी। वो अब कुछ फासले पर सकते की आलम में खड़ी अपनी माँ के किए जाने वाले इंकशाफात सुन रही थी। महनाज बेगम के लबों से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ अनायशा पर कयामत बनकर टूटा था। उसे ये बात तो बहुत पहले से ही पता था कि उसकी माँ उसके बाप और ख़ानदान वालों से को ज़्यादा पसंद नहीं करती, और उनकी ही ज़ुबानी उन लोगों की कदयानी-सी सोच और रहन-सहन जानकर अनायशा भी अपने दद्दियाल वालों से काफ़ी बदगुमान रही थी बचपन से। मगर आज ज़कवान से हुई इस थोड़ी-सी मुलाकात ने उसे उन लोगों की नफ़रत में मुब्तला कर दिया था। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ गई थी। शिकवे भरे लहजे में शिकवे भरे लहजे में नमी का आंसर नुमाया था। वो चंद लम्हों में ही समझ चुकी थी कि ये पीछे खड़ा सरदार उसे कितना नापसंद करता है।
जिसने एक बार भी उसका नाम लेना तक गवारा नहीं किया। वो ये शादी सिर्फ अपनी रिवायत निभाने के लिए कर रहा था। उसे उसकी माँ ने बताया था कि यहाँ के मर्द अपनी मिल्कियत, अपनी बीवी या मंग को छोड़ना अपनी तौहीन समझते हैं। अभी जो कुछ सरदार साईं कह रहे हैं वो करती आओ। वो शौहर है तुम्हारे और पूरे कबीले के लिए इंतहाई काबिल इज्जत हस्ती है। उनके एहतराम में कोई गुस्ताखी मत करना। मैं तुमसे मिलने आने की पूरी कोशिश करूंगी, अपना ख्याल रखना। महनाज बेगम ने इंतहाई मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके अनायशा को मजीद कोई एहतजाज करने का मौका दिए बगैर कॉल बंद कर दी थी। वो इस वक्त सरदार ज़कवान से उलझकर अनायशा के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहती थी। अनायशा ने खाली खाली निगाहों से मोबाइल स्क्रीन को देखा। चंद ही लम्हों में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। एक छोटी से छोटी शय अपनी मर्जी से सेलेक्ट करने वाली लाइफ के इतने बड़े फैसले में बेबस हो चुकी थी। अभी जो कुछ सरदार साईं कह रहे हैं वो करती आओ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, जितना मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी अपने लिए मुश्किलात उतने ही बढ़ा दोगी। जाकवान चंद कदमों के फासले तय करके उसके मुकाबले आता, उसकी आंखों में झांक कर उसे वार्न कर गया था। अनायशा का बस नहीं चल रहा था कि इस सरदार को ये खूबरू चेहरा बिगाड़ कर रख दे जो उससे जबरदस्ती कर रहा था, और यहाँ कोई भी इस शख्स को रोकने वाला नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी गुस्से की बात ही यही थी कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझसे ये जबरदस्ती बहुत महंगी पड़ेगी आपको, आप लोगों को। उसने इंतहाई नागवारी भरी निगाहों से जकवान की जानिब देखा था, मगर इस बार ना चाहते हुए भी उसने अपना लहजा पहले से बेहतर रखा था। लेकिन उसकी बात पर मुकाबिल के चेहरे पर अपना मजाक उड़ाते अस्ताजिया तासुरात देख अनायशा मजीद दब गई थी, जो बिना कुछ बोले एक बार फिर हाथ बढ़ाकर उसका गाल छूते वहां से निकल गया था। उसकी हरारत पर, उसकी हरकत पर अनायशा का चेहरा मजीद लाल हुआ था। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, मगर शायद अभी जानते नहीं हो कि अनायशा आजम खान क्या क्या कर सकती है। तुम्हारा ये गुरूर तोड़कर तुम्हारा जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना सरदार साहब। अनायशा सख्ती से अपना गाल रगड़ती, तपे हुए लहजे में बड़बड़ाती। उसे यहाँ आने का पछतावा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी दोस्त की जिंदगी महफूज कर चुकी थी। लेकिन यहाँ आकर जिस मुसीबत में वो पड़ चुकी थी, यहाँ से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। हवेली का जरान खाना इस वक्त रंगों और बू से सजा हुआ था। हवेली के हर तकरीब की तरह इस वक्त भी हॉल कमरे में एक एक शय को फूलों से सजाया गया था, और सामने ही बड़े से तख्त पर दुल्हन दूल्हा के बैठने का इंतहाई शानदार एहतमाम किया गया था। जनान खाने में मौजूद तमाम खवातीन का इश्तियाक लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। सबकी निगाहें सीढ़ियों पर टिकी हुई थी, जहां से अभी कुछ देर में उनके सरदार की बीवी और हवेली की नई सरदारनी ने पहुंचना था। वहां पर ज्यादातर चेहरे उस नापसंदीदा मंजर को देखने से पहले ही हसद और नागवारियत में डूब चुके थे। लेकिन उन सब में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, और वो थी शमीम जतोई, जिनकी इकलौती पोती आज इस हवेली में सरदारनी के ओहदे पर फायज होने वाली थी। खोला, वो देखो। गजाला की आवाज पर खोला समेत बाकी सब ने भी सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी सरदार जाकवान जतोई की दुल्हन को देखा था। सुर्ख आंखों, सुर्ख रंग के भारी बलोची लिबास में मलबूस वो बिल्कुल बमुश्किल मुलाजमीन के सहारे सीढ़ियां उतर पा रही थी। उस नाजुक जान के लिए ये लम्हे किसी आजाब से कम न थे, जिसने हमेशा हल्की फुल्की सी टी शर्ट और जीन्स में जेबितन किए थे, मगर आज अपने आप से भी 5 गुना वजनी लिबास पहन कर उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अभी के अभी सफीना बेगम के इशारे पर पलविशा और अनम आगे बढ़ी और उसे थामते हुए नीचे आ गए, तख्त की जानिब बढ़ गए थे। अनायशा का चेहरा इस वक्त पूरी तरह घूंघट में छुपा हुआ था। उसके होले होले कपकपाते हाथ और मल्टी कलर के खुस्सों में मुकेद उसके दूधिया पैर ही इस वक्त सामने थे। रेड भारी लेसों और रिवायती पेचेस
से मज़ीद सुर्ख उरूसी जोड़े में लिपटा उसका वजूद इस वक्त शदीद कोफत में मुब्तला था। अपने मिजाज के खिलाफ ज़रा सी बात पर भी बर्दाश्त न करने वाली अनायशा के लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल था, मगर इस वक्त ज़ाकुआन की धमकी ने उसे मजबूर कर रखा था। लेकिन वो इस सब का पूरा पूरा हिसाब लेने का इरादा रखती थी उस सरदार से। लग तो काफ़ी हसीन रही है भाभी साईं, गुलनाज बेगम और खोला के दरमियान में खड़ी गजाला की जुबान में खुजली सी हुई, जिस पर दोनों की जानिब से मिलने वाली जहरीली निगाहों ने पर उसने फौरन अपनी जुबान दांतों तले दबाई थी। खूबसूरती से कुछ नहीं होगा, असल चीज तो इस शहरी लड़की का रख रखाव है। सरदार साईं के दिल में उतरना कितना मुश्किल काम है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। होला नजरें एक पल के लिए भी अनायशा के ऊपर से नहीं हटी थी। जिस जगह पर उस वक्त वो लड़की विराजमान थी, इस मुकाम की उसने होश संभालते से लेकर अब तक ख्वाहिश की थी। वो सरदार ज़ाकुआन के दिल में इस हवेली पर राज करना दिल और इस हवेली पर राज करना चाहती थी, जिसके लिए उसे हर हाल में अनायशा आजम खान को अपने रास्ते से हटाना था। सफीना जतोई और यास्मीन जतोई रस्म करने के लिए सबसे पहले अनायशा की जानिब बढ़ी थी। रस्म के मुताबिक 1000 के बहुत सारे नोट उसके ऊपर से वार में उन्होंने एक तरफ खड़ी मुलाजमा को थमाए और आगे को झुकती अनायशा का घूंघट हटाया था। उसके साथ ही हाल में मौजूद खवातीन को सांप सूंघ गया था। जतोई हवेली की नई सरदारनी अपने मुकाम के साथ साथ हुस्न भी बाकमाल थी, हुस्न में भी बाकमाल थी। अनायशा ने सर नहीं उठाया था, मगर बिना देखे भी वो सबकी सताइशी निगाहें नोट कर सकती थी। वाओ, ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल साईं के टक्कर की। वो सुना है तालीम में भी उनके बराबर है। गजाला को अनायशा कुछ ज्यादा ही पसंद आई थी, इसीलिए माँ और खोला की घूरियों के बावजूद बाज नहीं आई थी। गजाला की मिजाज अपनी माँ और बहन से काफी मुख्तलिफ था। इस हवेली के जनान खाने में खवातीन की आपस में पलती इन दुश्मनियों में बिल्कुल भी उसे इंटरेस्ट नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पर खुश रहने वाली आम सी लड़की थी। वो नॉर्मल लाइफ गुजारने और की ख्वाहिशमंद थी, जो इस हवेली में तो उसे के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी पोती को, बहुत प्यारी लग रही है। सरदार साईं की बीवी और इस हवेली की सरदारनी तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। शमीम जतोई ने अनायशा की पेशानी चूमते एक तरफ खड़ी गुलनाज बेगम की देखते काफी जताते हुए लहजे में कहा, जिस पर वो शदीद गुस्से के आलम में जल बुन कर रह गई। उनका बस नहीं चल रहा था कि इन दोनों दादी और पोते को एक साथ उठाकर हवेली से बाहर फेंक दे। अनायशा ने काफी हैरानी से सर उठाकर अपने सामने खड़ी हस्ती को देखा था। अब तक जितनी खवातीन भी उससे मिली थी, उस सब का अंदाज इंतहाई बनावटी लगा था, मगर शमीम जतोई जिस मोहब्बत से उससे मिली थी, वो समझ गई थी कि यही उसकी सगी दादी है। दादू, कैसी हैं आप? अनायशा बिना अपने दुल्हनापे का ख्याल किए उनके गले में बाहें डाली मोहब्बत से मिली थी। शमीम जतोई तो उसके इस वालेहाना अंदाज पर निहाल हो गई थी। उनकी पोती उन्हें पहचान लिया था, जबकि एक तरफ बैठी सफीना जतोई ने उन्हीं इंतहाई नागवारियत से उसे ये मंजर देखा। बहू, ये सब बाद में कर लेना, अभी सरदार साईं आने वाले हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। सफीना जतोई के सख्त और खुरदरे लहजे पर शमीम जतोई खामोशी से पीछे हट गई थी, जबकि अनायशा को उनका ये टोकना इंतहाई नागवार गुजरा, मगर शमीम जतोई का इशारा करने पर वो खामोश रही। उसे इस वक्त शदीद ठंड लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस ठंड में और जिस तरह गधों की तरह उसे लादा गया था, उसने अभी बेहोश होकर गिर जाना है। उसे वैसे भी बहुत ठंड लगती थी और इस वक्त तो बहुत शदीद जहनी दबाव का शिकार भी थी। इर्द गिर्द मौजूद खवातीन उसका लरजना कांपना अच्छे से नोट कर रही थी, मगर दिल में मौजूद नफरत के जेर असर वो इस बात को साफ तौर पर इग्नोर किए जा रही थी। पूरे हाल में हीटर लगाकर हरारत का पूरा इंतजाम किया गया था, मगर अनायशा को हमेशा बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। आज भी ऐसा ही हो रहा था। उसका काम काम कर बुरा हाल हो चुका था। वो यहाँ किस वो यहाँ किसको हेल्प के लिए बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए मजबूत बनी बैठी रही थी। सरदार साईं आ रहे हैं, मुलाजमा की पुकार पर वहां मौज तमाम खवातीन अलर्ट हुई थी।
और कुछ ने नामहरम होने की वजह से अपने चेहरे भी ढक लिए थे। अनायशा नागवारी से पहलू बदलने के सिवा कुछ नहीं कर पाई थी। जब कुछ लम्हों बाद उसने घूंघट के अंदाज से अंदर से निगाहें उठाकर ऊपर की जानिब देखा था, जहां वो मगरूर शहजादा क्रीम कलर के शलवार सूट में स्याह गरम शॉल अपने चौड़े छानों पर फैलाए शाहाना चाल चलता अंदर आते दिखाई दिया था। उसके साथ 4-5 मर्द और भी थे, जिन्हें जिन्होंने जिन्हें अनायशा पहले भी देख चुकी थी। जकवान ने एक के बाद दूसरी निगाह अनायशा पर नहीं डाली थी, जिसे नोट करते खोला समेत बाकी तक बहुत सी खवातीन के दिल में ठंड पड़ गई थी। जाकवान के अपने करीब आकर बैठने पर अनायशा ने गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। ये शख्स उसे इस वक्त दुनिया का सबसे नापसंदीदा तरीन इंसान लग रहा था। वो हल्का सा दूर खिसकी थी, जो बात जकवान समेत बाकी सबने भी नोट की थी। महनाज बेगम खान हवेली पहुंच चुकी थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से जल्द जतोई हवेली में जाकर अपनी नाजुक पली लाडली बेटी को सरदार जकवान जतोई जैसे संगदिल इंसान, अना परस्त और जागीरदार से बचाकर अपनी आगोश में ले ली, मगर वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती थी। अनायशा, जो अपनी नादानी में यही समझ रही थी कि वो खुद अपनी मर्जी और होशियारी से जतोई हवेली में दाखिल हुई, मामला उसके बरक्स था। सरदार जाकुआन जतोई ऐसा चाहता था, तभी अनायशा के लिए हवेली के अंदर जाने वाले रास्ते हमवार किए हुए थे। महनाज, तुम जानती हो अनायशा बेटी, यहाँ आकर अकेला भेजकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब वो जकवान जतोई जब सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं देगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि तुम अपनी भाइयों को धोखा देकर हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर कितना गलत किया है। फहीम खान का बस नहीं चल रहा था अपने सामने सर झुकाए बैठे बहन को कहीं गायब कर दे, जिसने उन्हें अंधेरे में रखा था। जो जतोई खानदान के साथ साथ खान हवेली वालों का साया भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो जानती थी दोनों तरफ से नुकसान उनकी बेटी का ही होना है, क्योंकि वे दोनों खानदान वाले अनायशा को मोहरा बनाकर अपनी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, जो महनाज बेगम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोच चुकी थी उन्हें किसी भी तरह अपनी बेटी का सरदार जकवान की कैद से रिहाई दिलवानी थी। उनके फौरन यहाँ पहुंचने का मकसद भी यही था। वो बज़ाहिर अपने गुस्से से पागल हुए भाइयों की हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन अंदर से वो अपना प्लान सोच चुकी थी। अनायशा अपने आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ते हवासों के साथ उन खवातीन को न जाने कौन कौन सी रस्में करते देख रही थी। उसे इन रेशमी कपड़ों में और बिना शॉल के अपने वजूद बर्फ होता महसूस हो रहा था, मगर वहाँ किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। वो जिस एटीट्यूड में जकवान से दूर होकर बैठी थी, अब वही उस पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके अलग होकर बैठने की वजह से जकवान ना उसके वजूद की कपकहाट महसूस कर पा रहा था और ना ही उसका लम्हा ब लम्हा ठंडा पड़ता वजूद। वो उसकी जानिब देख भी नहीं रहा था। जकवान को शुरू से ये सब रवायती रस्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए सब खवातीन उसका मूड खराब होने के डर से बहुत जल्दी जल्दी अपनी रस्में कर पाई थी। खौला ज़ाकुवान की ये बेदिली देखकर दिल ही दिल में कह कहे लगा रही थी। उसे जिस बात का ज़ाकुवान उठने ही वाला था, जब अचानक उसकी नज़र अनायशा पर पड़ी। उसका निढाल पड़ता वजूद, उसके गिर्द लिपटी बड़ी सी शॉल के अंदर से भी देख सकता था। इससे पहले कि अनायशा खुद पर जब्त कर होते एक जानिब लुढ़कती, ज़ाकुवान जल्दी से आगे बढ़ा और अनायशा के नाजुक वजूद को अपने मजबूत बाहों में थाम गया था। ज़ाकुवान को उठता देख सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। सबकी निगाहें बिल्कुल साकित और जामिद सी अपने सरदार के सीने से लगी उनकी सरदारनी पर टिकी हुई थी, जो उनकी सोच से भी ज्यादा नाजुक निकली थी और इस वक्त ठंड की शिद्दत से बेहोश हुई ज़ाकुवान के सीने से लगी खड़ी थी। जो लड़की जरा सी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो इस हवेली के अंदर चलती सियासत का कैसे मुकाबला कर पाएगी। गुलनाज जैतूई ने नहुसत से भरी लहजे में निगाहों से ज़ाकुवान के सीने से लगी अनायशा की जानिब देखा था। ज़ाकुवान ने
उसका एक जानिब लुढ़कता सर थामते अपने सीने से लगाया था। फिक्र मत करो गुलनाज, सरदार साईं अपनी सरदारनी के साथ है। वो उसे इन सियासतों और साजिशों से ऐसे ही बचाएंगे जैसे इस वक्त अपनी मजबूत पनाहगाह में संभाल लिया हो। शमीम जतोई तो आज अलग ही मूड में थी। पहले ज़कुआन का अनायशा को देखते ही रुखसती का हुक्म देना, अब यूं सबके सामने अपनी बाहों में संभाल लेना। वहां मौजूद अफराद को हर गुजरते लम्हे के साथ हैरत के शदीद झटकों से दो चार कर रहा था। ज़कुआन ने बेतासुब निगाहों से अनायशा के घूंघट में लिपटा चेहरे को घूरा और अगले ही लम्हे उसके सर्द वजूद के गिर्द अपनी गर्म शॉल लपेटे उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। सब ने फटी फटी आंखों से अब तक का हैरत अंगेज मंजर देखा था। जतोई हवेली में आज तक ऐसी अनोखी रुखसती भी कभी किसी ने नहीं देखी थी। ज़कुआन ने बेतासुर निगाहों से अनायशा के घूंघट में लिपटे अगले ही लम्हे उसके सर्द वजूद को गिर्द अपनी शॉल लपेटे उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था।